एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो 11th क्लास अकाउंटेंसी का टॉपिक है। और अकाउंटेंसी में आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे जो प्रैक्टिकल है। तो यहाँ से हमारा जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले जो हमें सिखाया जाता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाया जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना चाहिए। तो मीनिंग हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन डेपिसिट दैट रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए वो बैलेंस शीट है, कि बैलेंस शीट क्या होती है और अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या बताती है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है बैलेंस शीट के। तो इसलिए सबसे पहले हम एक रफली आपको एक बैलेंस शीट दिखाते हैं, फिर हम वो रिलेशनशिप समझाएंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज़ होता है। तो देखिए जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ सो दैट आप उनको समझ सके। अब एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेते हैं हम यहाँ पर, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि वो किस रिलेशन को हमें समझाते हैं और हम अपना प्रैक्टिकल किस बेस पर करेंगे। तो ये सिर्फ एक रफ फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या दिखाती है वो हम यहाँ पर समझा रहे हैं। तो बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं हमारी। इस साइड को हम लायबिलिटी कहते हैं और इस साइड को हम एसेट कहते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहले जो आता है पार्ट वो कैपिटल का आता है। कैपिटल आपने डेफिनेशन, क्योंकि मैं सेकंड चैप्टर करा चुका हूं तो आपने उसमें सीखा है कि कैपिटल का मीनिंग होता है दैट पार्ट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कैपिटल के बाद जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं हम उनको अदर लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारी लायबिलिटी की साइड पूरी होती है। यहां पर हमारा इसका टोटल आ जाता है, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। यहां हमारी सारी एसेट्स आती हैं। तो अब मैं उसको एक एक एसेट ना लिखकर अभी हम वर्ड यूज कर रहे हैं सन्ड्री एसेट्स। तो वो सन्ड्री एसेट्स जो होती हैं उनका अगर हम टोटल करेंगे यहां पर, तो ये और ये टोटल ये हमेशा इक्वल आते हैं। तो बैलेंस शीट के इसी रिलेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू समझाते हैं। तो इसलिए जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें कहती है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताएगी, जस्ट अपोजिट चलती है। वैसे अगर आप देखो तो यहां पर हम लिखते हैं कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैसे ही कह लीजिए आप, ये इक्वल होती हैं एसेट साइड के। तो इक्वेशन वर्ड का मीनिंग ही ये होता है इक्वल वाला, क्योंकि मैथ में हमने पढ़ा है। तो इक्वेशन का मतलब व्हेन LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है। तो ये दोनों हमेशा इक्वल आती है। जब अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको प्रेजेंट किया जाता है तो ये दोनों साइड चेंज कर लेते हैं। तो जब अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देखोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है, LHS, जब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हम करते हैं। और ये इक्वल होती है हमारी, पहले कैपिटल आती है क्योंकि पहले पैसा आएगा ओनर का, और उसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सारी इसमें आ जाती है। तो ये हमारी RHS है। तो LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग हमने सीखा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यही रिलेशनशिप सिखाती है कि बैलेंस शीट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं
वो कैसे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट साइड। बट बैलेंस शीट से जस्ट अपोजिट हमारा किस में चलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में चलता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये साइड एसेट होती है और ये साइड लायबिलिटी होती है। तो इसका फॉर्मेट हम बाद में सीखेंगे। पहले हमें ये समझना है कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं तो ये बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे। तो ये बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं, अगर आपको ये समझ में आ गए तो हम लगभग सारा अकाउंट्स समझ लेंगे। पहला इसमें हम एसेट है, देखिए बेसिक कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। अब ये अकाउंटिंग वर्ड यूज किया है मैंने, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं यूज किया, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब है पूरी अकाउंटिंग में अगर आप इन 5 जो कंपोनेंट्स हैं या 5 जो ये पूरी अकाउंटिंग इस 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो अगर ये 5 हिस्से हमें समझ में आ गए या 5 कंपोनेंट हमें समझ में आ गए तो हम पूरी अकाउंटिंग को बहुत ईजीली समझ लेंगे। तो पहला जो कंपोनेंट है वो हमारा एसेट्स है। तो एसेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कि एसेट वो होती हैं जिनसे कंपनी को कुछ ना कुछ मिलना होता है। ये बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बाकी मीनिंग मैंने बता रखा है पहले से ही। बेसिक मीनिंग मैं आपको उस तरीके से समझाना चाहता हूँ जिससे आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सको, क्योंकि अभी आपके लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। प्रॉपर डेफिनेशन हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं कि एसेट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो एसेट्स वो सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म तक हमें कुछ ना कुछ देती हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं, उनका बेनिफिट उठाते हैं और उसके बेस पर हम अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं। तो वो तो उसका बेसिक मीनिंग है या टेक्निकल मीनिंग है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं वो हमें कुछ देगी। हमें का मतलब बिजनेस की बात चल रही है यहाँ पर। तो ये बिजनेस को कुछ ना कुछ देती हैं, वो सारी एसेट कहलाती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस चीज़ को एसेट कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं कि फर्नीचर, तो फर्नीचर एक ऐसी आइटम है, एक ऐसी एसेट है हमारी जिसको हम क्या एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, क्या वो दोबारा यूज़ नहीं होता, उसका हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं। अब वो टाइम कितना होता है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ को क्या होती है, वो डिपेंड करता है कि हमने क्या हमें अकाउंटिंग बताती है और क्या वो हैं। तो वो अभी हम एस्टिमेटेड लाइफ पे नहीं जा रहे, पर ये पता है कि वो 1 साल से ज़्यादा चलता है फर्नीचर। तो फर्नीचर को एसेट ही क्यों कहा गया है, क्योंकि एसेट वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं और जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म तक उठाते हैं। तो वो हमें देती रहती हैं बार बार। तो अब मेरा बिजनेस, अभी तो मैं जो एग्जांपल आपके सामने ले रहा था, तो मेरे बिजनेस का जो ऑपरेशन था, मतलब मेरा बिजनेस क्या ऑपरेट करता है, क्या चीज़ बनाता है, क्या काम करता है। तो अगर मेरा बिजनेस है कंप्यूटर का, मैं कंप्यूटर को परचेज कर बेचता हूँ, तो ये मेरा बिजनेस का ऑपरेशन है। तो ये फर्नीचर मेरे लिए एक एसेट है। बट अगर मेरा बिजनेस ही चेंज हो जाए, ये कंप्यूटर की जगह अगर मैं बिजनेस फर्नीचर का ही करने लग जाऊं, मैं फर्नीचर का सेलर हूं, मेरा बिजनेस फर्नीचर सेल करना है, तो फिर ये फर्नीचर हमारी एसेट नहीं रहेगी। फिर ये एसेट नहीं रहेगी क्योंकि ये बिजनेस है मेरा। तो जो मेरा बिजनेस हो जाता है वो मेरी गुड्स हो जाती है, तो वो चीज फिर मेरी गुड्स बन जाती हैं, वो फिर एसेट नहीं रहती। अब जब मेरा फर्नीचर ऑपरेशन है तो कंप्यूटर मेरी एसेट है फिर, क्योंकि अब मैं इसको नहीं बेच रहा। तो अब एसेट कौन हो गया, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर लंबे समय तक मैं यूज करूंगा, मुझे इसे बेचना नहीं है। तो एसेट का मतलब जिसका मैं यूज करता हूं, मैं उसको बेचकर प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको एसेट समझना पड़ता है कि एसेट क्या होती हैं। तो एसेट वो हैं जो हमें कुछ ना कुछ देती रहती हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी चीज आई हमारा, दूसरा कंपोनेंट हमारा आया लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब है कि जहां हमें देना पड़ेगा। तो यहां जो वर्ड है वो ये है कि ये आपको देना है। तो जब बिजनेस को कुछ पे करना हो, बिजनेस की कोई ऑब्लिगेशन हो,
तो वो लायबिलिटी कहलाती है। तो लायबिलिटी का मतलब जो आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही थर्ड जो आता है इसके अंदर, अब लायबिलिटी के भी एग्जांपल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि आपने अगर अब बैंक लोन ले रखा है तो ये आपकी लायबिलिटी है। आपने माल उधार में खरीद रखा है और वो आपके क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर का मतलब जिनसे मैंने गुड्स जो है रॉ मटेरियल या गुड्स उधार में खरीदी है, तो वो उनको मुझे पैसा देना है, तो उनको हम क्रेडिटर कहते हैं। तो वो लायबिलिटी है। तो जहां हमें देना पड़े वो लायबिलिटी है, जहां हमें कुछ मिले वो एसेट है, और जो पैसा बिजनेस में ओनर का होता है वो हमारी कैपिटल है। कैपिटल इज आल्सो ए लायबिलिटी। ये आपको समझना है कि कैपिटल भी लायबिलिटी ही होती है, बट ये ओनर को देना होता है और ओनर बिजनेस का मालिक होता है, तो उस कैपिटल को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। इसको ओनर फंड कहा जाता है, इसको बोरोड फंड कहा जाता है, जो बाहर से लिया होता है। तो लायबिलिटी का मतलब जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो जब हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाते हैं तो कैपिटल अलग होती है और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है वो अलग होती है। इसीलिए इक्वेशन में भी कैपिटल अलग और लायबिलिटीज अलग चलती हैं। तो इसीलिए ये अलग से ही आपको सिखाया गया है। अब बाकी दो चीजें बचती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं आती नॉर्मली। ये वो दो आइटम्स हैं जो आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेंगे, पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो इनकी प्लस माइनस आएगी। तो वो क्या है? वो इन तीनों में नहीं आएगी, ये बात याद रखना आप। ना वो एसेट में मिलेंगी, ना लायबिलिटी में मिलेंगी, ना कैपिटल में मिलेंगी। तो क्या है वो? तो सबसे पहले जो उसमें आता है वो एक्सपेंसेस है या दूसरा लॉसेस है। तो एक्सपेंसेस का मतलब आपको मैं वैसे बता चुका हूं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि रेवेन्यू को, इनकम को कमाने के लिए जो भी मैं खर्च करता हूं वो मेरा एक्सपेंसेस होता है। जैसे एग्जांपल सैलरी। तो ये सैलरी एक एग्जांपल है एक्सपेंस का। सैलरी आपने उस एम्प्लॉय को क्यों दी? क्योंकि उस एम्प्लॉय ने आपके लिए काम किया, आपको रेवेन्यू जनरेट कर दिया, जिस भी फॉर्म में जो काम उसको दिया गया था। तो रेवेन्यू को कमाने के लिए मैंने जो खर्च किया, दूसरी बात इसमें ये जो खर्चा है ये मेरी लायबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि दे तो मैं अभी भी रहा हूं। तो लायबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये यूज हो जाएगी उसी समय ये एग्जॉस्ट हो जाती है। एग्जॉस्ट का मतलब ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है, इसका दोबारा यूज नहीं होता। तो रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी मैंने खर्च कर दिया, जिसका मैंने पूरा यूज कर लिया, जो भविष्य में मैं दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा, और अगर दोबारा यूज करूंगा तो दोबारा पेमेंट दूंगा, जिसको हम रीअकरिंग भी कहते हैं। रीअकरिंग का मतलब क्या है कि बार बार देने पड़ते हैं। तो जो रीअकरिंग होते हैं वो सारे एक्सपेंस कहलाते हैं, रेवेन्यू को कमाने के लिए होते हैं। और एक अकाउंटिंग पीरियड में हम जितना खर्च करते हैं, जो रेवेन्यू कमाने के लिए उसी साल जो खर्च किया है वो उसी साल रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आते। तो एक्सपेंस और लॉस पता ही है आपको। अगर लॉस कब होंगे हमें? जब मेरा रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंसेस क्या हो? ज्यादा हो। मेरा स्टॉक चोरी हो जाए, वो भी लॉस है। ठीक है, मेरी गुड्स चोरी कर ली, ठीक है, मेरा कैश चोरी कर लिया, मेरा माल डैमेज हो गया, तो ये सब लॉसेस हैं। तो लॉसेस और एक्सपेंसेस एक और कंपोनेंट है। और अब लास्ट कंपोनेंट बचता है फिफ्थ, वो है इनकम, या उसको रेवेन्यू कह लो, या उसको प्रॉफिट कह लो, या गेन कह लो। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर ये सब वो है जहां से तो हम सबको, जहां से बिजनेस को पैसा मिलता है। यहां पैसा खर्च होता है इसको कमाने के लिए, और यहां से पैसा आपको मिलेगा। तो ये वो चीज है जहां से आपको पैसा मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं? इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन। तो ये बिजनेस को एक तरीके से रिसिप्ट होता है। इनकम और रेवेन्यू और प्रॉफिट का मतलब है कि आपके रेवेन्यू ज्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है। तो वो सब क्या होते हैं? इस एक कंपोनेंट के अंदर आते हैं।
और ये कंपोनेंट हमेशा प्लस का कंपोनेंट होता है, पैसा मिलता है, एक्सपेंसेस हमेशा माइनस का कंपोनेंट होता है। अब इनका क्या रोल है हमारा, इन सब का हमारे पूरे अकाउंट्स में क्या रोल है, और अभी अभी की बात करें तो इस समय अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या रोल है, तो अब हम वो सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या रोल है। तो मैं इधर मीनिंग मिटा देता हूं और यहां आपको बताता हूं। बेसिकली हम जो हैं वो चीजों को देखिए, दो ही चीज मिलेंगी जब अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। आपको पता है मैथ है, तो मैथ में या तो चीजें प्लस मिलती हैं और या चीजें माइनस मिलती हैं, और कुछ तो होता नहीं। तो अब हमें इन सब को देखना है, इन कंपोनेंट को, कि ये कैसे प्लस होते हैं और कब प्लस होते हैं, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एसेट के ऊपर कि एसेट के साथ क्या होगा। कोई भी एसेट हो, तो इसको टी शेप में आपको सिखा रहा हूं, जिससे जब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का चैप्टर आए तो आप जब भी सीख जाओ कि क्या होता है। देखिए, इस साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं। अभी आपको इसके ऊपर अभी आपने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बट आप समझिए कि जो LHS होती है हमारी, ये डेबिट होती है और ये साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो कोई भी एसेट जब आप खरीदते हैं, कोई भी एसेट हो जब आप परचेज करोगे, ठीक है, तो वो प्लस मिलेगी और वो डेबिट साइड में शो होती है। तो जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं, एसेट यहाँ है, कोई भी एसेट अगर खरीदी तो वो यहाँ पर प्लस होगी, ठीक है। जब किसी भी एसेट को आप वैसे नॉर्मली बेचते नहीं हैं हम, बट अगर कभी हमें उसे बेचना पड़े तो वो माइनस होगी, और वो जब अकाउंट बनाएंगे तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी। एक चीज और मिलेगी इस पे आपको एसेट के ऊपर, वो मैं यहीं पर इंक्लूड कर दूं, जिसको हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो डेप्रीशिएशन का मतलब होता है जब आप उसको यूज करते हो बार बार किसी भी एसेट को, तो उसकी वैल्यू डाउन होती है यूज करने की वजह से। वो कोई भी एसेट हो, जैसे आपने स्कूटर आज खरीदा, जितने में आज आपने खरीदा है, कल अगर उसको बेचने चलोगे तो वो उतने में नहीं बिकेगा जितने में आपने खरीदा था। रीजन क्या है कि आपने उसको एक दिन यूज कर लिया। तो जैसे ही उसका खरीदने के बाद हम चाहे उसको घर पे खड़ा ही कर दें, या हमने बिजनेस में उसका कुछ भी यूज नहीं किया, उसकी वैल्यू फिर भी डाउन जाएगी, बिकॉज टाइम बीत गया। तो डेप्रिशिएशन का मतलब होता है यूज करने की वजह से, टाइम बीत जाने की वजह से, ठीक है, या जो भी डैमेज हो जाए उसकी वजह से जो एसेट की वैल्यू डाउन जाती है, उसको हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। तो डेप्रिशिएशन बेसिकली तो लॉस है। तो लॉस का मतलब हमारा फोर्थ कंपोनेंट। बट अभी हमें यह समझना है कि अगर किसी एसेट पर डेप्रिशिएशन लगता है तो वो उस एसेट की वैल्यू को डाउन करेगा, मतलब कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में डेप्रिशिएशन को एसेट में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये अपना फर्स्ट कंपोनेंट था जिसको हमने प्लस माइनस सीखा। एसेट खरीदेंगे तो प्लस होगी, बेचेंगे तो माइनस होगी एसेट में से, ठीक है। अब इसी का एक दूसरा रूप है, जब आप देखोगे तो हर ट्रांजैक्शन के आपको कई सारे रूप मिलेंगे। तो अगर एसेट में मैं कहूं कि अगर कैश की बात करने लग जाएं कि कैश में क्या होगा, देखो डबल एंट्री सिस्टम है हमारा। तो एसेट परचेज करी है तो एसेट प्लस हो रही है, पर जब एसेट खरीदोगे तो आपके पास से कैश भी तो जाएगा, मतलब कि कैश दे रहे हो, तो कैश क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है। जब आप एसेट को बेचोगे तो एसेट तो कम होगी, पर आपके पास पैसा आएगा भी तो कैश में क्या होगा, वो प्लस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा। हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, तो वो डबल इफेक्ट आपको समझना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो डबल इफेक्ट हमें समझ में आता चला जाएगा। यहां पर अभी वही हुआ, जब पैसा तुम्हारे पास आया तो तुमने प्लस किया, ठीक है, खरीदने का मतलब भी वही था। ये भी एक एसेट ही होती है कैश भी, तो इसलिए अलग से कोई रूल नहीं है।
एसेट जब भी बढ़ेगी, जब भी एसेट इंक्रीज होगी तो वो प्लस होगी, जब भी एसेट डिक्रीज होगी तो वो माइनस होगी, जो यहां पर भी हो रहा है। कैश जब बढ़ा तो प्लस हुआ, कैश जब घटा तो माइनस हुआ। तो एसेट के बारे में आपको ये समझना है कि वो इंक्रीज हो तो प्लस और डिक्रीज हो तो माइनस। अब हम सेकंड इस पर आते हैं, लायबिलिटी पर। तो अब लायबिलिटी को समझते हैं। यहां अब हम लायबिलिटी कर देते हैं। आइए लायबिलिटी को समझते हैं। सेकंड कंपोनेंट लायबिलिटी है। लायबिलिटीज भी अगर टी शेप में बात करें तो एसेट और लायबिलिटी में रिवर्स रिलेशन है। लायबिलिटी जब बढ़ती है, कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज हो तो वो प्लस होती है, पर लायबिलिटी प्लस होती है क्रेडिट में। लायबिलिटी में पैसा हमें देना होता है तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस मिलता है, तो ये आपको समझना है। लायबिलिटी जब भी घटेंगी तो वो डेबिट साइड में आएगी और डिक्रीज होने पर आप उसको माइनस करोगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को जब आप पेमेंट कर दोगे, क्रेडिटर को आपने पेमेंट की, पैसा दे दिया, तो क्रेडिटर अगर 50,000 के थे और आपने उनको 10,000 दे दिए तो आप 10,000 माइनस करके ही तो दिखाओगे अपने क्रेडिटर। तो अब आपके क्रेडिटर क्या हो गए, 40,000 कम हुए, डिक्रीज हुए, तो आपने क्या कर दिया, माइनस। तो आप माइनस करते हो। आपने गुड्स उधार में खरीदी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब आप उधार में खरीदोगे तो आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। मतलब कि पहले अगर 50,000 थे और आप 10,000 की गुड्स और खरीदो उधार में, तो अब आपके जो क्रेडिटर हैं वो अब 60,000 के होंगे। तो आपने क्या किया, प्लस। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो वो प्लस होती है, घटेगी तो माइनस होती है। वो एसेट में भी था, साइड चेंज हो गई पर। तो आपको क्या याद रखना है कि इसमें साइड चेंज हो जाती है। थर्ड, अब ये जो है थर्ड हमारा वो कैपिटल का पोर्शन है। कैपिटल में भी यही रूल है जो लायबिलिटी में था कि कैपिटल भी जब बढ़ेगी, क्रेडिट साइड से बढ़ती है, ये आपको जानना है, डेबिट साइड से घटती है। क्रेडिटर बढ़ेगी तो प्लस होंगी, मतलब कि अगर आप कैपिटल नहीं लाओ तो वो प्लस होगी, और आप कैपिटल को ड्राइंग के रूप में या किसी और रूप में निकाल लो, डिक्रीज कर रहे हो तो माइनस होगी। तो कैपिटल और लायबिलिटी का रूल सेम है, क्योंकि कैपिटल भी अपने आप में एक लायबिलिटी है। अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है एक्सपेंस या लॉस। तो एक्सपेंस या लॉस या लॉसेस, ये एक खर्चे होते हैं हमारे, और खर्चे हमेशा डेबिट साइड में शो होते हैं। ये एक ही साइड में आते हैं, ये आपको मिलेंगे एक में, ये हमेशा प्लस होते दिखेंगे, आपको माइनस होते कभी नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होंगे, प्लस होते हैं, ठीक है, बट डेबिट साइड में शो होते हैं। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, इन सबको जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाते हैं तो इन सबको हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि एक्सपेंसेस हमेशा कैपिटल में से माइनस होंगे, ये आपको याद रखना है। अलग से ये कहीं नहीं दिखाए जाते, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सपेंस और या इनकम ये कभी बैलेंस शीट में नहीं आते। तो जब बैलेंस शीट में नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ फिर, तो इनके जाने का जरिया होता है कैपिटल। ये कैपिटल में से क्या हो जाते हैं, माइनस। तो आपको एक्सपेंसेस के बारे में क्या याद रखना है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको आप जो कैपिटल होती है हमारी उसमें से माइनस कर देंगे।
तो ये कैपिटल में से माइनस होते हैं, ये आपको समझना है। एक्सपेंस हो, लॉसेज हो, सब कैपिटल में से माइनस होंगे। अभी ये सिंगल इफेक्ट बताया जा रहा है आपको, डबल इफेक्ट होगा कैश पर। कैश एक एसेट होती है तो एसेट का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सिंगल सिंगल अभी इफेक्ट बता रहा हूँ आपको, एक्सपेंस का बता रहा हूँ, कैश पर क्या इंपैक्ट पड़ा वो नहीं बताया जा रहा। तो इसलिए सिंगल इंपैक्ट बताया जा रहा है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का। तो एक्सपेंस कहां से माइनस करेंगे आप? कैपिटल में से। ऐसे ही फिर जो हमारी इनकम है या जिसको हमने रेवेन्यू कहा है या जो हमारा प्रॉफिट है या जो हमारा गेन है, ये सब भी हमारे कैपिटल में ही एडजस्ट होते हैं। तो जैसे एक्सपेंस और लॉस माइनस हुए थे तो इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन क्या होंगे? कैपिटल में प्लस। तो फोर्थ और फिफ्थ की जो ट्रांजैक्शन है या फोर्थ और फिफ्थ के कंपोनेंट का जो इम्पैक्ट है वो कैपिटल पर पड़ता है। ये इंडिविजुअली कभी नहीं दिखाए जाते। बाकी सारी चीज़ें इंडिविजुअली दिखाई जाती है क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में उनके नाम से हेड है, इसके नाम से कोई हेड नहीं है, ये दोनों आपके उसमें से माइनस होंगे। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। अभी बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं यहाँ पर। अब जो आएगा इससे नेक्स्ट पार्ट वो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इन कंपोनेंट को समझ गए। ऐसे ही मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि एक्सपेंस अगर डेबिट में आते हैं तो इनकम कहाँ आएंगी। तो कोई भी इनकम हो, ये कहाँ जा रही है? ये डेबिट में किसके आए हैं? आगे आप देखोगे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो दो अकाउंट हमारे बनते हैं जो बैलेंस शीट से अलग बनाए जाते हैं। इन दोनों में इनका इंपैक्ट जाता है। एक्सपेंस और इनकम या रेवेन्यू ये कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होते। एक्सपेंस सारे इस तरफ आते हैं डेबिट साइड में, और इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब किस तरफ आते हैं? हमारे इन दो अकाउंट की क्रेडिट साइड में आते हैं और होंगे ये प्लस ही। तो एक्सपेंस और इनकम ये जाते हैं हमारे इस वाले अकाउंट में। तो ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों के लिए हो गया। अब क्वेश्चन के साथ, फॉर्मेट के साथ आपके साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।